स्वागत है। आज हम Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS की दुनिया में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं और उसकी एक बहुत ही केंद्रीय सेवा को समझने की कोशिश करेंगे। EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। अगर AWS को एक बहुत बड़े डिजिटल टूलबॉक्स की तरह देखें तो शायद EC2 शायद उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और वर्सेटाइल पावर टूल है। हाँ बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा। काफी फंडामेंटल सर्विस है ये। तो हमारे पास जो जानकारी है, जैसे कुछ नोट्स हैं और AWS EC2 डीप डाइव फॉर क्लाउड प्रैक्टिशनर्स जैसे स्रोत भी, उनके आधार पर हमारा मकसद EC2 की सिर्फ बुनियादी समझ तक ही नहीं रहना है। हम ये देखना चाहते हैं कि असल में कैसे काम करता है, इसकी अलग अलग क्षमताएं क्या हैं और ये पूरे AWS इकोसिस्टम में फिट कैसे होता है। सही कहा, सिर्फ क्या है नहीं बल्कि कैसे और क्यों भी। हाँ, तो सोचिए, फिजिकल सर्वर खरीदने, उन्हें सेटअप करने और फिर मैनेज करने का वो सारा झंझट, उसे भूल जाइए। EC2 का जो मूल आइडिया है वो है AWS से ज़रूरत के हिसाब से वर्चुअल सर्वर किराए पर लेना। पर ये किराए पर लेना सुनने में जितना सिंपल लगता है, इसमें काफ़ी कुछ है समझने को। तो चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। EC2 असल में है क्या? हम सुनते हैं क्लाउड में वर्चुअल सर्वर। क्या ये सही तरीका है इसे समझने का? हाँ, ये एक अच्छा शुरुआती पॉइंट है। बिल्कुल, EC2 आपको क्लाउड में कंप्यूटिंग कैपेसिटी देता है जिससे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। इसीलिए तो इसे इलास्टिक कहते हैं। हाँ। लेकिन ये सिर्फ एक वर्चुअल मशीन से थोड़ा ज़्यादा है। इसकी जो असली ताकत है वो इसके लचीलेपन और कंट्रोल में है। आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चुनते हैं। जैसे लाइनक्स की कई किस्में हैं, विंडोज सर्वर है, जो आपकी ज़रूरत हो। फिर आप उस पे क्या सॉफ्टवेयर डालेंगे, नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप्स, ये सब आपके हाथ में होता है। ये असल में इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यानी IaaS का एक, आप कह सकते हैं, क्लासिक उदाहरण है। मतलब पूरा कंट्रोल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल तक। बिल्कुल, आपको रूट एक्सेस या लिनक्स में या एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस विंडोज में मिलता है। और ये उन डेवलपर्स या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्हें अपने एप्लीकेशन एनवायरनमेंट पर पूरा बारीक कंट्रोल चाहिए होता है। मान लीजिए कोई लेगेसी एप्लीकेशन है जिसे खास OS पैच या लाइब्रेरी वर्जन की ज़रूरत है ना? या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसे बहुत विशिष्ट सुरक्षा नियमों का पालन करना है। EC2 आपको ये सब करने देता है। आप लगभग वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप इस फिजिकल सर्वर पे कर सकते थे, बस वो हार्डवेयर मैनेजमेंट की चिंता नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो ये कंट्रोल वाला पहलू, यस, ये काफी अहम है। लेकिन मैंने सुना है कि EC2 में सिर्फ एक तरह का वर्चुअल सर्वर नहीं होता। यस, इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिन्हें शायद इंस्टेंस टाइप कहते हैं। यस। इनका क्या चक्कर है? क्या ये सिर्फ साइज की बात है, बड़ा छोटा? साइज तो एक हिस्सा है ही, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। AWS ये समझता है कि हर काम के लिए एक ही तरह का हार्डवेयर सही नहीं बैठता। कुछ कामों में प्रोसेसर यानी CPU ज्यादा लगता है, कुछ में मेमोरी यानी रैम की जरूरत ज्यादा होती है, कुछ में स्टोरेज की स्पीड मायने रखती है ना? तो इसीलिए AWS ने EC2 इंस्टेंस को अलग-अलग परिवारों या टाइप्स में बांटा है जो खास तरह के वर्कलोड के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। ओके। तो ये स्पेशलाइज्ड टूल्स की तरह हैं? कौन-कौन से मुख्य प्रकार हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए? कुछ खास है? हाँ, मुख्य तौर पर 4 श्रेणियां हैं जिन्हें याद रखना अच्छा रहता है। एक एक्रोनिम से याद रख सकते हैं, GCMS। पहला G, जनरल पर्पस, सामान्य उद्देश्य। ये सबसे आम है। इनमें आपको CPU, मेमोरी और नेटवर्किंग का एक संतुलित मिश्रण मिलता है। जैसे वेब सर्वर चलाना हो, छोटे से मध्यम डेटाबेस होस्ट करने हो या डेवलपमेंट टेस्टिंग एनवायरनमेंट बनाना हो, इन सब कामों के लिए ये अच्छे हैं। जो AWS फ्री टियर में मिलता है ना, T2.micro या T3.micro, वो इसी कैटेगरी में आता है। ये एक तरह से स्विस आर्मी नाइफ की तरह है, कई काम कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, G हो गया। अगला C, फॉर्मेट में बदलना, या फिर हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर, वैज्ञानिक मॉडलिंग, गेमिंग सर्वर। अगर आपकी एप्लीकेशन लगातार CPU पर 100% लोड डाल रही है तो शायद आपको इस कैटेगरी को देखना चाहिए। गेमिंग सर्वर, इंटरेस्टिंग। ठीक है, GC, फिर M, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। इन इंस्टेंस में CPU के मुकाबले मेमोरी यानी रैम बहुत ज्यादा होती है। ये उन एप्लीकेशंस के लिए आदर्श है जिन्हें बड़े डेटा सेट्स को मेमोरी में रखकर तेजी से प्रोसेस करना होता है। सोचिए,
बड़े एंटरप्राइज डेटाबेस जैसे SAP HANA या रियल टाइम बिग डेटा एनालिटिक्स या बड़े इन मेमोरी कैश जैसे रेडिस या मेम कैश चलाने के लिए ये बेहतरीन है। ओके, और आखिरी एस। जी, स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड, स्टोरेज के लिए अनुकूलित। यहाँ फोकस डिस्क पर तेजी से और बहुत सारा डेटा लिखने और पढ़ने पर होता है, जिसे हाई IO कहते हैं। इनमें आमतौर पर बहुत तेज लोकल NVMe SSD स्टोरेज लगी होती है। ये उन कामों के लिए है जहाँ डिस्क थ्रूपुट और लो लेटेंसी बहुत ज़रूरी है, जैसे बड़े रिलेशनल या NoSQL डेटाबेस चलाना, डेटा वेयरहाउसिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। GCMs, जनरल कंप्यूट मेमोरी स्टोरेज। ये तो काफी लॉजिकल लगता है, लेकिन सही टाइप चुनना क्यों इतना जरूरी है? क्या गलत चुनने से सिर्फ परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा या कुछ और भी? परफॉर्मेंस पर तो असर पड़ेगा ही, बिल्कुल, लेकिन ये लागत का भी सवाल है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है असल में। मान लीजिए आपने एक मेमोरी इंटेंसिव डेटाबेस चलाने के लिए कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस चुन लिया, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन शायद ठीक से चले ही ना, क्योंकि उसे पर्याप्त रैम नहीं मिल रही या फिर बहुत धीमी चलेगी। दूसरी तरफ अगर आपने एक साधारण वेब सर्वर के लिए एक बहुत बड़ा मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस ले लिया, तो आप बेवजह उन संसाधनों के पैसे दे रहे हैं जिनका आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो सही इंस्टेंस टाइप चुनने का मतलब है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पाते हैं, और वो भी सबसे अनुकूल लागत पर। कई बार कंपनियां बस जनरल पर्पस इस्तेमाल करती रहती हैं, जबकि उनके कुछ खास वर्कलोड्स शायद कंप्यूट या मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड पर ज्यादा तेज और शायद सस्ते भी चल सकते थे। ये बात ध्यान रखने वाली है। परफॉर्मेंस और कॉस्ट दोनों जुड़े हुए हैं। अच्छा, इंस्टेंस टाइप चुनने के बाद अगला कदम क्या होता है? मैंने AMI या Amazon मशीन इमेज के बारे में सुना है। ये क्या बोला है असल में? AMI, हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है EC2 में। इसे आप एक तरह का ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट समझ सकती हैं, जिससे आप अपने EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। इस टेम्पलेट में दो मुख्य चीजें होती हैं। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे Amazon Linux 2 या Ubuntu या Windows सर्वर, और दूसरा उस OS पर पहले से इंस्टॉल किया गया कोई भी अतिरिक्त सॉफ्टवेयर या जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने की हो। मतलब ये सिर्फ OS की इमेज नहीं है, इसमें और भी कुछ हो सकता है, सॉफ्टवेयर वगैरह? हाँ, बिल्कुल। आप चाहें तो AWS जो बेस AMI देता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ OS होता है, या फिर आप AWS मार्केटप्लेस से AMI ले सकते हैं, जिसमें किसी थर्ड पार्टी वेंडर ने पहले से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर दिया हो, जैसे मान लीजिए वर्डप्रेस, ब्लॉग का सेटअप या कोई खास डेटाबेस। और जो सबसे शक्तिशाली बात है वो ये कि आप खुद की कस्टम AMI भी बना सकते हैं। कस्टम AMI मतलब मैं अपना खुद का टेम्पलेट बना सकता हूँ। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए आपने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया। ठीक है। उस पे आपने अपनी ज़रूरत का सारा सॉफ्टवेयर डाला, वेब सर्वर, डेटाबेस क्लाइंट, अपनी एप्लीकेशन का कोड, ज़रूरी लाइब्रेरी, सब कुछ। सारी सिक्योरिटी सेटिंग्स की। अच्छा। और अब आप चाहते हैं कि भविष्य में जब भी आप इस तरह का सर्वर बनाएं, तो वो बिल्कुल ऐसा ही हो, बिना दोबारा सब कुछ किए। हाँ। तो आप इस चल रहे या रुके हुए इंस्टेंस से एक स्नैपशॉट लेकर उससे एक कस्टम AMI बना सकते हैं। अच्छा, तो इसका फायदा क्या है? मतलब क्यों करें ये? इसके कई फायदे हैं। पहला, मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन जिसे कहते हैं। अगर आपकी टीम को बार-बार एक जैसे सर्वर सेटअप करने पड़ते हैं, तो कस्टम AMI ये सुनिश्चित करती है कि हर सर्वर बिल्कुल एक जैसा कॉन्फ़िगर हो। इससे वो मेरे मशीन पर तो चलता है वाली प्रॉब्लम कम होती है। दूसरा, डिप्लॉयमेंट में तेजी। सोचिए, हर बार शुरू से OS इंस्टॉल करना, पैच करना, सॉफ्टवेयर डालना, इसमें घंटों लग सकते हैं। AMI से आप मिनटों में पूरी तरह कॉन्फ़िगर सर्वर लॉन्च कर सकते हैं। ये डेवऑप्स प्रैक्टिसेस और ऑटोमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा, बैकअप और रिकवरी। आप अपनी महत्वपूर्ण सर्वर्स की AMI बनाकर रख सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप उस AMI से जल्दी से एक नया इंस्टेंस लॉन्च करके रिकवर कर सकते हैं। समझ गया। ये कंसिस्टेंसी और स्पीड दोनों देता है, खासकर जब आपको कई सारे इंस्टेंस बनाने हो। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद बहुत से लोगों के मन में होता है, पैसे। EC2 इस्तेमाल करने की लागत कैसे तय होती है? क्या ये सिर्फ जितना इस्तेमाल करो उतना पैसा दो वाला हिसाब है? वो एक मॉडल है जिसे ऑन डिमांड कहते हैं, और वो काफी पॉपुलर भी है।
लेकिन AWS EC2 के लिए कई प्राइसिंग मॉडल देता है और सही मॉडल चुनना आपकी लागत को बहुत हद तक प्रभावित कर सकता है। यहाँ लचीलापन तो है, पर इसे समझना जरूरी है। ठीक है, तो कौन कौन से मुख्य मॉडल हैं ये? 4 मुख्य मॉडल हैं मोटे तौर पर। 1. ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। ये सबसे सीधा है। आप इंस्टेंस चुनते हैं, उसे चलाते हैं और इस्तेमाल किए गए समय के हिसाब से भुगतान करते हैं, आमतौर पर प्रति सेकंड या प्रति घंटा। कोई अपफ्रंट पेमेंट नहीं, कोई लंबी कमिटमेंट नहीं, ये बहुत लचीला है। कब अच्छा है? जब आपका वर्कलोड अप्रत्याशित हो, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, या जब आप कोई एप्लीकेशन डेवलप या टेस्ट कर रहे हो और पक्का नहीं कि वो कितनी देर चलेगी, या फिर छोटी अवधि के कामों के लिए। ओके, ये तो सिंपल है। दूसरा? 2. रिजर्व्ड इंस्टेंसेस, RIs। रिजर्व्ड, यहाँ आप AWS के साथ एक तरह का समझौता करते हैं कि आप एक निश्चित प्रकार के इंस्टेंस जैसे M5 पॉइंट लार्ज को एक खास रीजन में जैसे मुंबई 1 व 3 साल तक इस्तेमाल करेंगे। इस कमिटमेंट के बदले AWS आपको ऑन डिमांड कीमत के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छूट देता है। ये छूट 75% तक भी जा सकती है। ये उन एप्लीकेशंस के लिए सबसे अच्छा है जिनका लोड स्थिर और अनुमानित है और जो लंबे समय तक चलने वाली हैं, जैसे प्रोडक्शन डेटाबेस, एंटरप्राइज एप्लीकेशन या लगातार चलने वाले वेब सर्वर्स। 75% तक, वाह, ये तो काफी है। तीसरा मॉडल? 3. स्पॉट इंस्टेंसेस, स्पॉट। ये सबसे दिलचस्प है और सबसे ज्यादा बचत देने वाला मॉडल भी। यहाँ 90% तक की छूट मिल सकती है। 90%? ये कैसे मुमकिन है? कीमत बताते हैं जो आप देने को तैयार हैं। जब तक स्पॉट मार्केट की कीमत आपकी बोली से कम है, आपका इंस्टेंस चलता रहेगा। लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, अगर स्पॉट कीमत आपकी बोली से ज्यादा हो जाती है या AWS को उस क्षमता की जरूरत कहीं और पड़ जाती है, मान लीजिए ऑन डिमांड ग्राहकों के लिए, तो AWS आपका इंस्टेंस सिर्फ 2 मिनट का नोटिस देकर बंद कर सकता है। अरे बाप रे, सिर्फ 2 मिनट का नोटिस? ये तो थोड़ा डरावना है। ये किसके लिए सही है? फिर कोई इसे इस्तेमाल करता भी होगा? बिल्कुल, ये हर काम के लिए नहीं है। जैसा आपने कहा, स्पॉट इंस्टेंस उन कामों के लिए बेहतरीन है जो गलती सह सकें, मतलब फॉल्ट टॉलरेंट हो, और जिनमें रुकावट आने पर ज्यादा नुकसान ना हो, और जिन्हें बाद में फिर से शुरू किया जा सके। सोचिए, बड़ी मात्रा में डेटा एनालिसिस या बैच प्रोसेसिंग जॉब्स, इमेज रेंडरिंग, वैज्ञानिक कंप्यूटिंग, CI/CD पाइपलाइन में टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले सर्वर्स। आप इन्हें ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां अगर कुछ स्पॉट इंस्टेंस बंद हो जाए तो नए लॉन्च हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आप एक प्रोडक्शन डेटाबेस या ग्राहक सामना करने वाली वेबसाइट चला रहे हैं जिसे हर समय उपलब्ध रहना है, तो स्पॉट इंस्टेंस शायद सही विकल्प नहीं है। समझ गया। तो ये असल में रिस्क बनाम कॉस्ट का ट्रेड ऑफ है। कितना रिस्क ले सकते हैं बचत के लिए। और चौथा मॉडल? डेडिकेटेड होस्ट्स, डेडिकेटेड होस्ट। इस मॉडल में आप एक पूरा फिजिकल सर्वर किराए पर लेते हैं जो सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए होता है। उस हार्डवेयर पर किसी और AWS ग्राहक का कोई इंस्टेंस नहीं चलेगा। ये सबसे महंगा विकल्प है, लेकिन कुछ खास स्थितियों में ज़रूरी हो सकता है। जैसे अगर आपके पास सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस हैं जो प्रति सॉकेट या प्रति कोर पर आधारित हैं और आप उन्हें AWS पर लाना चाहते हैं, BOYL, ब्रिंग योर ओन लाइसेंस, या फिर अगर सख्त रेगुलेटरी या कंप्लायंस आवश्यकताएं हैं जिनके लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर जरूरी है। तो ये 4 ऑप्शन है: ऑन डिमांड, रिजर्व्ड, स्पॉट और डेडिकेटेड होस्ट। और रिजर्व्ड इंस्टेंस सुनने में अच्छे लगते हैं बचत के लिए, लेकिन वो 1 या 3 साल की कमिटमेंट, वो भी एक बड़ा फैसला है, खासकर अगर बिजनेस तेजी से बदल रहा हो। बजट पर और आपकी जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। ऑन डिमांड आपको लचीलापन देता है, रिजर्व्ड आपको अनुमानित लागत और बचत देता है अगर आपका लोड स्थिर है, स्पॉट आपको भारी बचत देता है अगर आपका काम रुकावट झेल सकता है, और डेडिकेटेड होस्ट खास कंप्लायंस या लाइसेंसिंग ज़रूरतों के लिए है। अक्सर कंपनियां इन मॉडल्स का मिश्रण इस्तेमाल करती हैं, जैसे स्थिर बेस लोड के लिए रिजर्व्ड, अप्रत्याशित स्पाइक्स के लिए ऑन डिमांड और बैच प्रोसेसिंग जैसे कामों के लिए स्पॉट। इस संतुलन को समझने के लिए वो कार वाली एनालॉजी काफी मदद करती है ना, जो हमने डिस्कस की थी। हाँ, ऑन डिमांड, टैक्सी या राइड शेयरिंग, जब जरूरत हो इस्तेमाल करो, पैसे दो। हाँ, रिजर्व्ड, कार लीज पर लेना, सस्ता पड़ता है अगर रोज चलाना है पर कमिटमेंट है। बिल्कुल। स्पॉट, हिच हाइकिंग, बहुत सस्ता पर गारंटी नहीं कि मंजिल तक पहुंचोगे या राइड बीच में खत्म हो जाएगी। हाँ, इस स्पॉट वाली हिच हाइकिंग एकदम सही बैठती है। डेडिकेटेड होस्ट, अपनी खुद की कार खरीदना, पूरा कंट्रोल
पर महंगा और रख रखाव की जिम्मेदारी कुछ हद तक। हाँ, ये एनालॉजी काफी हद तक सार पकड़ लेती है। चलिए अब एक और चीज साफ करते हैं। AWS में कंप्यूटिंग के लिए और भी सेवाएं हैं, जैसे लैम्डा और इलास्टिक बीनस्टॉक। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब EC2 इस्तेमाल करें और कब ये दूसरी सेवाएं। इनमें मुख्य अंतर क्या है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि सही टूल चुनना आपकी आर्किटेक्चर, लागत और ऑपरेशनल बोझ पर बड़ा असर डालता है। तीनों कंप्यूट सेवाएं हैं, पर अलग-अलग लेवल के एब्स्ट्रैक्शन पर। EC2 जैसा हमने अभी इतनी विस्तार से चर्चा की, ये IaaS है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आपको वर्चुअल मशीन मिलती है जिस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। OS, पैचिंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, स्केलिंग, सब कुछ आपको मैनेज करना है। ये तब चुनें जब आपको इस स्तर के नियंत्रण की जरूरत हो। AWS Lambda ये सर्वरलेस कंप्यूटिंग है, या फंक्शन एज अ सर्विस, FaaS। यहाँ आप सिर्फ अपना कोड लिखते हैं एक फंक्शन के रूप में, और AWS को बताते हैं कि ये कब चलना चाहिए, जैसे कोई फाइल S3 पर अपलोड हो या कोई API कॉल आए। आपको सर्वर प्रोविजन करने, मैनेज करने या स्केल करने की कोई चिंता नहीं करनी होती। AWS ये सब पर्दे के पीछे खुद करता है। ये इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशंस, APIs या छोटे स्टेटलेस कामों के लिए बेहतरीन है, और आप सिर्फ कोड रन होने के समय के पैसे देते हैं, जब वो इनएक्टिव है तब नहीं। AWS इलास्टिक बीनस्टॉक ये एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। यहाँ आप अपना एप्लीकेशन कोड अपलोड करते हैं, जैसे जावा, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go या डॉकर कंटेनर में पैक करके। और इलास्टिक बीनस्टॉक बाकी सब कुछ, जैसे EC2 इंस्टेंस प्रोविजन करना, लोड बैलेंसिंग सेटअप करना, ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करना, एप्लीकेशन डिप्लॉय करना, हेल्थ मॉनिटरिंग करना, ये सब संभाल लेता है। ये डेवलपर्स के लिए बहुत सुविधाजनक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन फिर भी उन्हें EC2 जैसी सेवाओं की जरूरत है। पर्दे के पीछे इलास्टिक बीनस्टॉक, EC2 और अन्य AWS सेवाओं का ही इस्तेमाल करता है, पर वो जटिलता आपसे छुपा लेता है। हाँ, तो अगर मुझे OS लेवल का कंट्रोल नहीं चाहिए और मैं सिर्फ अपना कोड रन करना चाहता हूँ, तो लैम्डा शायद बेहतर है। और अगर मुझे पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है बिना सर्वर मैनेज किए, तो बीनस्टॉक। हाँ, मोटे तौर पर हाँ। अगर आपको सर्वर मैनेजमेंट से पूरी तरह मुक्ति चाहिए और आपका काम छोटे फंक्शंस में बंट सकता है, तो लैम्डा देखें। अगर आप एक पारंपरिक वेब एप्लीकेशन या API डिप्लॉय कर रहे हैं और चाहते हैं कि AWS इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालें, तो बीनस्टॉक एक अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आपको OS पर पूरा नियंत्रण चाहिए, कोई खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या बहुत विशिष्ट कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो फिर EC2 ही सही रास्ता है। गलत सेवा चुनने का मतलब हो सकता है कि आप या तो ज़रूरत से ज़्यादा मैनेज कर रहे हैं, जैसे लैम्डा के काम के लिए EC2 इस्तेमाल करना, या फिर आपको वो नियंत्रण नहीं मिल रहा जिसकी आपको ज़रूरत है, जैसे EC2 वाले काम के लिए बीनस्टॉक इस्तेमाल करना। ये अंतर समझना वाकई ज़रूरी है ताकि काम के लिए सही टूल चुना जा सके। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो मुख्य बातें क्या रहीं, क्या टेकअवेज हैं? मेरे हिसाब से जो मुख्य टेकअवेज हैं वो ये हैं। 1. EC2 AWS का बुनियादी IaaS ऑफरिंग है, जो आपको क्लाउड में स्केलेबल वर्चुअल सर्वर यानी इंस्टेंस देता है, जिन पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। 2. इंस्टेंस टाइप्स GCMS याद रखें, आपको अपने वर्कलोड के हिसाब से सही हार्डवेयर चुनने देते हैं, जिससे परफॉर्मेंस और लागत दोनों ऑप्टिमाइज होते हैं। 3. AMIs इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए टेम्पलेट है, जिनमें OS और प्री कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर होता है। ये मानकीकरण और तेज डिप्लॉयमेंट में मदद करते हैं, खासकर कस्टम AMI। 4. प्राइसिंग मॉडल्स ऑन डिमांड, रिजर्व्ड, स्पॉट, डेडिकेटेड होस्ट आपको लचीलापन और लागत बचत के अवसर देते हैं, लेकिन सही चुनाव आपके वर्कलोड की प्रकृति, स्थिरता और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। 5. और आखिर में EC2 बनाम लैम्डा बनाम बीनस्टॉक का अंतर समझना जरूरी है। कंट्रोल की जरूरत के आधार पर सही कंप्यूट सेवा चुनें। पूरा कंट्रोल चाहिए तो EC2, सर्वरलेस चाहिए तो लैम्डा, ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट चाहिए तो बीनस्टॉक। बहुत बढ़िया सारांश। तो ये थी AWS EC2 पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा।
उम्मीद है कि इससे इस शक्तिशाली सेवा की विभिन्न परतों को समझने में मदद मिली होगी। ये वाकई AWS क्लाउड की रीढ़ की हड्डी की तरह है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। हमने देखा कि इंस्टेंस टाइप और प्राइसिंग मॉडल का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, तकनीकी तौर पर भी और लागत के हिसाब से भी। अब जरा इस पर विचार करें। ये तकनीकी निर्णय, जैसे कि क्या हम ज्यादा लागत बचाने के लिए स्पॉट इंस्टेंस का आक्रामक रूप से उपयोग करें या स्थिरता के लिए रिजर्व्ड इंस्टेंस में निवेश करें, ये किसी कंपनी के समग्र बिजनेस मॉडल और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की उसकी क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। क्या कम लागत पर थोड़ी अविश्वसनीयता का जोखिम कुछ व्यवसायों के लिए एक व्यवहार्य रणनीति हो सकती है? मतलब ये तकनीकी विकल्प सिर्फ तकनीकी नहीं है, इनके गहरे व्यावसायिक निहितार्थ भी होते हैं। ये वाकई सोचने लायक बात है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के फैसले सीधे बिजनेस स्ट्रैटेजी से जुड़ जाते हैं। इस पर विचार करने के लिए काफी कुछ है। अगली बार हम एक और महत्वपूर्ण AWS सेवा, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग ELB पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये EC2 के साथ मिलकर आपकी एप्लीकेशन को हाईली अवेलेबल और स्केलेबल बनाने में कैसे मदद करता है।